हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। हाल चाल तो बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि पेपर जो है जेईई मेंस के बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहे हैं। जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं और जिन बच्चों के पेपर आगे होने वाले हैं उनके लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पेपर जो है बहुत ही सिंपल हैं और इजी टू सॉल्व हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। और अगर हम ओवरऑल पेपर की करें एनालिसिस की बात, तो ओवरऑल पेपर फिजिक्स जैसा कि चल रहा है ट्रेंड वैसे बहुत सिंपल रहा। केमिस्ट्री जो था वो फिजिक्स से मतलब प्रीवियस शिफ्ट की तरह ही क्या एक्चुअली वो सिंपल रहा है, और मैथ्स भी क्या रहा है मॉडरेट लेवल पर रहा है। सो ओवरऑल पेपर की अगर बात की जाए तो ये इजी टू मॉडरेट साइड रहा है, और अगर बच्चे आसानी से अच्छे से तैयारी करते हैं देन दे कैन इजीली स्कोर एट लीस्ट 200 मार्क्स इजीली। चलिए बच्चों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं अपना स्पीड सॉल्यूशन और देखते हैं आज के पेपर्स में हमारा क्या क्वेश्चंस आए थे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 5 kg and radius 2 meter is rotating with omega is given to us 10 radian per second. Okay, now another identical disk is gently placed on the first disk. Because of friction both disks acquire common angular velocity, loss of kinetic energy in the process. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक डिस्क है जो कि एंगुलर वेलोसिटी, इसका मास हमको दे रखा है m और रेडियस दे रखी है r। इसका मास m है, रेडियस r है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रही है रोटेट। इसके ऊपर हम करते क्या हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिकल डिस्क ला के रख देते हैं और जो कि रेस्ट पे ना। ओके, ऐसा तो बनाता हूँ जो कि क्या यहाँ पे रेस्ट पे है, ऐसे कुछ। तो जब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों क्या होंगे, फ्रिक्शन की वजह से कुछ समय बाद दोनों डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन क्या होगी, ये है हमारी डिस्क नंबर 1 है और ये डिस्क नंबर 2 जो इसके ऊपर रखी हुई है आइडेंटिकल डिस्क। ऐसे ही कुछ समय बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, फाइनली सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे, ओमेगा डैश। हम जानते हैं इस केस में जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वहां से निकाल लेंगे फाइनल ओमेगा और इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। तो देखिए भाई इस केस में तो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एल इनिशियल इक्वल टू क्या होगा इस केस में, एल फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इस जो डिस्क नंबर 1 बोलते हैं इसको डिस्क नंबर 2, डिस्क जो 2 है ये तो इनिशियली इसका ओमेगा 0 था तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 0। फाइनली दोनों के दोनों डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूमने लगी, तो पहले वाले का आई ओमेगा डैश, दूसरे वाले का आई ओमेगा डैश, तो ये बनेगा 2i ओमेगा डैश इक्वल टू आई ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा जिससे डिस्क करेगी रोटेट वो जाएगा ओमेगा बाई 2, है कि नहीं। अब हमको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस आया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा क्या आएगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, आई 2i, हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा कितना है, ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर। तो लॉस कितना आ गया इस केस में हमारा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई बनेगा ये 4। इसको कट करेंगे, इससे आएगा 1/2। तो क्या बन गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है 1/4। तो कितना आएगा इस केस में 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो कि हमको यहाँ पे चाहिए था। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है। कितना बनेगा, 1/4 है, आई हमारा बनेगा mr स्क्वायर बाई 2 क्योंकि डिस्क है, इंटू ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारा इस केस में जो आएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 8। वैल्यू पुट करते हैं, m कितना है हमारा, m इज गिवन टू एस 5, r कितना है, r है हमारा 2 का स्क्वायर तो बन गया 2 का स्क्वायर, ओमेगा कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना बनेगा इस केस में, ये आ जाएगा हमारा 8, 4 इंटू 2 लिख दो, ये इससे उड़ गया, ऊपर बनेगा 500, नीचे लिखा है 2, तो बन गया 250 जूल। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हमने क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमारा इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, 250 जूल बन जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। इसके बाद देन वी कैन राइट सिंपली
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। आसान क्वेश्चन था, इजी टू सॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में किए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है भाई, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्या बोल रहे हैं, एक डाइपोल है और डाइपोल की एक्सिस से डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे एक आर दूरी पर एक पॉइंट है, डाइपोल है, यहाँ एक पॉइंट मान लो, आप इसको नाम दे दो ए। तो हमसे बोल रहा है इस केस में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो थीटा कितना बनेगा यहाँ फिलहाल तो 0, तो कॉस 0 बन जाएगा 1। हमसे तो पूछा है पोटेंशियल आर के साथ कैसे वेरी करेगा, तो 1 बाई आर स्क्वायर से वेरी करेगा, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। आंसर बन जाएगा हमारा इस केस में सी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन, ये भी हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं और बहुत सिंपल है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए डिस्क, ओके, एंड विच इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक डिस्क है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रही है रोटेट। ओमेगा कितना है हमारा 4 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इन न्यूटन बिटवीन ब्लॉक एंड डिस्क इफ ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। तो अगर ये ब्लॉक जो है इस केस में सरफेस पे स्लाइड नहीं कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, मतलब ये ब्लॉक भी क्या होगा इस केस में इस डिस्क के साथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा होगा रोटेट। तो हम बात करें इस ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे देखो क्या होगा, mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। क्योंकि ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो इस केस में इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगेगा। और दिस एफ विल बी इक्वल टू कितना होगा इस केस में, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर r इसकी क्या है, रेडियस ऑन विच इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा इस केस में, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। m कितना है हमारा, m है मास ऑफ द ब्लॉक 2, r कितना है, r है 1 मीटर, और ओमेगा कितना हमें रखा है यहाँ पे 4 रेडियन पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 32 न्यूटन। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कितना जाएगा इस केस में 30 न्यूटन। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ यार कितना आसान क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज, the distance between virtual image which is twice the size of the object placed in front of mirror and object is 45 centimeter, then the magnitude of focal length of mirror। ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन क्या है, कल के पेपर्स में भी आया है, दोनों के दोनों शिफ्ट में, तो ऐसा ही डिट्टो सेम क्वेश्चन। तो जिन बच्चों का आगे लगा हुआ है शिफ्ट, वो इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को देख के जाइए, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। क्या बोला है देखिए, ये यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर है, और इस केस में कहानी क्या है कि जो वर्चुअल इमेज बन रही है उसकी साइज क्या है, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। कल बताया भी था मैंने प्रीवियस शीट में कि इस केस में कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। क्योंकि एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर जब लोगे तो रियल ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बनेगी वो क्या आएगी, छोटी ही आएगी, क्योंकि वो पोल से फोकस के बीच में बनेगी। तो ये इमेज हमारी A डबल डैश B डबल डैश। तो यहाँ पे इमेज क्या है, बड़ी बन रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या हो, कॉनकेव मिरर हो, और यहाँ पे रखिए ऑब्जेक्ट। मैं एक बार बना देता हूँ डायग्राम। यहाँ रखिए ऑब्जेक्ट, और इस केस में ए बी ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है A डैश B डैश। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी कितनी हमारी, ये दूरी U है। अच्छा पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। ये दूरी U है, तो बात करते हैं अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज जो है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बनेगा, माइनस ऑफ V बाई यू, माइनस V बाई यू। ये नंबर क्या है 2, तो यहाँ से V कितना आएगा, V जो आ जाएगा वो आएगा V इज इक्वल टू आएगा -2u। मतलब इस केस में जो V है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के दूसरे साइड। तो ये दूरी हमारी कितनी बन जाएगी, 2u। बस हमसे क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी है, हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो u प्लस 2u इज इक्वल टू आएगा 45। तो u यहाँ से कितना बन जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये 15, ये कितना बनेगा हमारा 30 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ क्या है कि देखो डायरेक्टली 1/f इज इक्वल टू बनेगा 1/v प्लस 1/u। ठीक है,
एफ कितना है, एफ हमारा हमको पता करना है, वी कितना है इस केस में, वी हमारा है +30 सेंटीमीटर, यू कितना है हमारा -15। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, एफ कितना आएगा, आएगा -30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इजी क्वेश्चन था, सिंपल इजी टू सॉल्व। खटाखट ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आ रहे हैं और जिन बच्चों के आगे शिफ्ट लगा है वो इसको देख के जरूर जाएं। चलिए भाई देखिए, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन काइनेमैटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है आ रहे हैं। जो आगे के शिफ्ट बच्चे लगे हैं वो इन तरह क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t to t+1 सेकेंड इज 120 मीटर एंड चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इन t+2th सेकेंड। देखिए हम जानते हैं डिस्टेंस मूव्ड इन nth सेकेंड क्या आता है, वो आता है u + a/2 to n-1, ये होता है nth सेकेंड में मूव डिस्टेंस। तो t से लेकर t+1 मतलब ये कौन सा सेकेंड है, ये है t+1th सेकेंड। तो t+1th सेकेंड में बॉडी ने कितनी दूरी चली है, 120 चली है, उसको मैं लिखता हूं यहां पर। तो s कितना आएगा, u + a/2, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे n की जगह क्या आएगा, t+1 -1, कितना बन जाएगा, s इक्वल टू आएगा u + a/2, ये कितना बनेगा 2t + 2 -1, तो बनेगा 2t+1, ये बन जाएगा हमारा। ये दूरी हमारी कितनी है एक्चुअली, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 120 मीटर है ना, ये कितना है हमारा 120 मीटर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमसे क्या बोल रहा है आगे कि यहाँ पर नाउ चेंज इन वेलोसिटी, 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो t से t+1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज आया है 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमसे क्या बोल रहा है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन t+2th सेकेंड। तो t+2th सेकेंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दो, t+2। तो सिंपली डायरेक्टली अगर लिखा जाए, जो कि हमको s' चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपन s लिख चुके हैं ना, तो s' कितना आएगा, u + a/2 2 टाइम्स ऑफ t+2 -1, क्या बन गया, u + a/2। लिखने का तरीका देखिए, ये बनेगा 2t+4 -1 2t+3, तो 2t+3। इसको हम अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता है, 2t+1 की वैल्यू पता है। तो अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर 2t+ ऐसे लिख दूँ, a/2 2t+1 + 2, कोई टेंशन नहीं है। क्या बनेगा, u + a/2 2t+1 सॉरी 2t t+1, ये बन जाएगा। और ये a/2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा कितना, a, है ना, ये बन जाएगा a/2 × 2, a बन जाएगा। ये दूरी कितनी है हमारी, ये है डिस्टेंस मूव्ड इन द t+1 सेकेंड, जो कि है 120 मीटर, ये है 120 मीटर, प्लस a कितना है हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। तो ये आ गया डिस्टेंस मूव्ड इन द t+2th सेकेंड, कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 170 मीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजीली आपको सिंपली क्या है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लगाने से एप्लीकेशन, देन यू कैन सॉल्व इट भैया। चलिए इसको देखते हैं भाई, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या आसान क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए होंगे, गारंटीड है। 2 rings of equal radius arrange perpendicular to each other with common center at C, carrying equal current I, find the magnetic field at center। क्या बोल रहा है, ये एक रिंग है और दूसरी एक रिंग है, और ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों की रेडियस I है। दोनों में ही करंट की वैल्यू कितनी है, I जा रही है। तो इसको मैं बोलूँ रिंग 1, इसमें कितनी करंट जा रही है, I। ऐसे ही जो रिंग 2 है, मैं बोलूँ उसको इस केस में रिंग 2 में अगर बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो रिंग 2 में ऐसे करंट I जा रही है। तो सेंटर C पर बताना है अपन, बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा नाम देते हैं रिंग 2। तो रिंग 1 की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, इस केस में ऊपर की तरफ आएगा, जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर उंगलियां घुमाइए। तो अगर मैं लिखूं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ऊपर की तरफ, B। अच्छा B कितना आएगा, μ0 अपॉन, उसको अलग कलर से लिखते हैं,
वाइट से लिखते हैं, कितना बनेगा बी जो आएगा इस केस में μ0/2 I/R। ओके, ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू रिंग 1 किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऐसे ही जो रिंग 2 है उसकी वजह से लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इस केस में, वो आएगा आगे की तरफ बी। मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, क्यों, आई भी सेम है, आर भी सेम है। तो सेंटर पे अगर लिखें हम नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी नेट। बी नेट विल भी कितना आएगा, बी नेट आएगा √2b। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा √2b। तो यहाँ पे लिखूँ मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल भी आएगा μ0/2 I/R इंटू √2। कितना बनेगा μ0/√2 I/R। ये आएगी क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर, जो कि कहाँ दे रखी है अपन को इस केस में, गिवन टू डी ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए भैया। ओ हो, देखिए ये क्वेश्चन भी आपने क्लास में किया होगा, गारंटी है इस तरह क्वेश्चन में क्लास में कर रखे होंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द आइसोलेशन ऑफ 2G ब्लॉक शोन इन द फिगर, निग्लेक्ट फ्रिक्शन एनीवेयर। यहाँ पे क्या रखा है, ये एक वेज है, ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर है और ये 2 kg का ब्लॉक है और इसके बाद ये पुली के थ्रू कनेक्टेड है किससे, 4 kg के एक टॉप मोस्ट पॉइंट से, और यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक लगा हुआ है। हमें बताना है इस केस में इसका कितना होगा एक्सेलरेशन। तो देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर क्या है A1, ये जो है भाई साहब है, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 रोप है और 2 ब्लॉक हैं। तो अगर इस रोप पे बात करें, रोप 1, इसको बोलता हूँ रोप 1, तो इस रोप 1 में कितना अगर एक्सेलरेशन है टी 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 टी, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्सेलरेशन, टेंशन, रोप 1 में कितना टेंशन है T, तो यहाँ कितना आएगा 2T। कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ कितना आएगा T T T T T, यहाँ कितना आएगा T ऊपर की तरफ, यहाँ कितना आएगा T ऊपर की तरफ, और इस वाले पॉइंट पर पुली पे नीचे की तरफ आएगा 2T। तो ब्लॉक पे जो लगेगा एक्सेलरेशन वो आएगा 2T की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि पुली कैसी होनी चाहिए, पुली होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में। तो अगर T टेंशन यहाँ पर 2T, तो 2T नीचे भी आएगा। तो ये 4 kg ब्लॉक पे मैंने दिखाया है 2T टेंशन। अच्छा, और अगर ये ब्लॉक क्या है इस केस में A के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, अगर ये ब्लॉक A के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये मान लेते हैं क्या A' के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। आप देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। हल्का सा मैं साइड बना देता हूँ थोड़ा बड़ा डायग्राम करके। तो पुली ये रही, ये पुली है ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ ब्लॉक कनेक्टेड है। तो देखो ये पॉइंट अगर A से आएगा, ये पॉइंट अगर A से आएगा तो इस केस में कहानी क्या होगी, ये पॉइंट अगर A1 बोलता हूँ, उसको A1 बोलता हूँ, A1 से आएगा तो ये कहानी क्या होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा इस केस में, ये पॉइंट यहाँ बनाता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, A1 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। और ये पॉइंट तो क्या है, रेस्ट पे, क्यों, क्योंकि ये पुली से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, वॉल से कनेक्टेड है। तो अगर 4 kg ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन A2 है, तो इस केस में पुली का कितना भी होगा एक्सेलरेशन A2 होगा। तो हम जानते हैं कि A1 + 0/2 = कितना बनेगा A2। तो A1 + 0/2 = बनेगा कितना A2। तो A1 = कितना बनेगा 2A2 आ जाएगा। मतलब इसका जो आएगा एक्सेलरेशन वो इस ब्लॉक का 4 kg के ब्लॉक का 2 टाइम्स आएगा। वो अपन ऐसे भी निकाल सकते थे, टेंशन क्या डबल हो गई है तो यहाँ पे A कितना हो जाएगा, आधा, ठीक है ना। तो अगर अब देखिए सिंपल, हमको इनके A में चाहिए था रिलेशन और दोनों रूप में टेंशन चाहिए थी, इसके बाद काम खत्म। तो देखते हैं भैया, तो इस केस में अगर क्या है, ब्लॉक A का एक्सेलरेशन A है, तो इस केस में ब्लॉक मतलब 4 kg का कितना एक्सेलरेशन A है, तो 2 kg कितना आएगा, 2 आएगा। बस अब काम खत्म। अब फटाफट लिखते हैं हम नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, अलग कर ले लेता हूँ। तो 4 kg पर 1 लगेगा 4G फोर्स नीचे की तरफ और टेंशन 2T कितना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 kg पे दिखाते हैं, 2 kg पे टेंशन T कितना लग रहा है, इसको मैंने अलग कलर से शो कर रहा हूँ फोर्स से शो करने के लिए। टेंशन T ऊपर, 2G sin 30 इधर लगेगा, 2G sin 30 इधर लगेगा, 2G cos 30 इधर लगेगा नॉर्मल। उसको दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा, ठीक है ना, पता है अपन को, पता है, लगेगा, अच्छी बात है। तो ये नीचे जा रहा है, ये इधर जाएगा, तो लिखता हूँ मैं क्या बनेगा, देखो 4G - T = मास इंटू एक्सेलरेशन 4 × A, ये आएगा नीचे की तरफ। इधर है ऊपर कितना बनेगा, T - 2G sin 37 है ना, 37 है, 2G sin 37 = मास कितना है, मास इसका 2 और कितना है इसका एक्सेलरेशन 2A।
दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पे कितना 2t है, सॉरी यहाँ पे 2t है ना, यहाँ पे 2t एक्सलेशन है, 2t टेंशन है। चलिए यहाँ 2t है ना। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसमें एक काम करो, इसमें 2 से करो मल्टीप्लाई, ये 2t ये 2t गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4g और ये बनेगा 4g sin 37। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो हल्का से ऊपर कर देते हैं, कितना बनेगा 4g माइनस 4g sin 37। ये बन गया 4a और ये बनेगा 4 2 2 4 और 4 और 4 8 और ये ऐड होगा तो क्या बनेगा 12a। हाँ भाई बस सॉल्व करना है, खत्म हो गया, आंसर आ गया। क्या बन गया 4g 1 माइनस साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू आ गया 12a। ये कितना बनेगा हमारा 2/5, तो 4g इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू आ गया 12a। सही है। a यहां से कितना बन गया 8g/12 इंटू 5। उड़ाएंगे तो कितने से उड़ाएंगे, यहाँ पे इसको उड़ाते हैं अपन कितने से, उड़ाते हैं 4 से, तो 4 दूना 8 4 3 12। a यहाँ से बनेगा 2g डिवाइड बाई 15। यह है a की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है इस केस में, हमसे पूछा है बताओ 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो 2 kg के ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन है 2a है, तो कितना आएगा इसका 2 टाइम्स, कितना बनेगा 4g/5। तो आंसर क्या बनेगा हमारे 4g 15, आंसर क्या बन जाएगा 4g/15। सिंपली कुछ नहीं करना था, बस हमें यहाँ पे दोनों में टेंशन देखनी थी और इसके बाद कंस्ट्रेंट से निकालना था इनके एक्सेलरेशन का रेशियोज, देन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन यू विल इजीली गेट द आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट रीच द मैक्सिमम हाइट। क्या बोला देखिए, ये एक प्रोजेक्टाइल है, उसको अपन ने क्या किया है, m मास का प्रोजेक्टाइल, उसको u स्पीड से फेंका है 30 डिग्री के एंगल पर, है ना, 30 डिग्री एंगल पे। तो जब अपने ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, यहाँ पे कहीं पर पॉइंट P पर, तो इस केस में हमको बताना है बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। देखिए भैया सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम mv इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड कितनी है u cos 30, वर्टिकल में कितनी है u sin 30। जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी भैया, यहाँ पर इधर की तरफ होगी, कितनी होगी u sin 30, सॉरी u cos 30 होगी ना। हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी u cos 30 है ना, u cos 30। हमको लिखना है एंगुलर मोमेंटम, कैसे लिखते हैं, पॉइंट P के अबाउट, ये पॉइंट P के इसको मैं O बोल देता हूँ। क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, L वेक्टर जो आएगा क्या आएगा mv इंटू आर परपेंडिकुलर आता है। तो mv की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाइए और यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर दूरी, तो ये होगी mv की लाइन ऑफ मोशन, और r परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारी एक्चुअली मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। r परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा इस केस में, दैट विल बी इक्वल टू द h मैक्स। तो कितना बनेगा इस केस में, v कितना है u cos 30 इंटू ये बन गया h मैक्स। बस वैल्यू पुट करते हैं, ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन किधर आएगी इस केस में r वेक्टर, r परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में उंगलियां करिए, mv की तरफ घुमाइए, किधर आएगा इनवर्ट द प्लेन। तो m इंटू यू cos 30 होगा, एक बार cos 30 को cos 30 लिखा रहने दो, ये बंदा बनेगा ये होगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाई 2g बन जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी कितनी mu क्यूब बाई 2g इंटू cos 30 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस 30। हाँ भाई इस वैल्यू पुट करनी है, तो mu क्यूब डिवाइड बाई 2g, साइन 30 होगा 1/2 तो बनेगा 1/4, और ये बन गया 1/4 और ये बन गया √3/2, तो कितना बनेगा √3/16, तो √3/16 इंटू mu क्यूब डिवाइड बाई g, क्या बनेगा √3/16 mu v क्यूब बाई g। अपन ने उसको v को बोल दिया u। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द 5th एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम जानते हैं एनर्जी इन nth स्टेट, किसी भी स्टेट में क्या होती है -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना। तो और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसका डबल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी कितनी आएगी -13 पॉइंट लिखता हूँ है ना, 13.6 का डबल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ लिखता हूँ मैं सीधा, 2 टाइम्स ऑफ 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, प्लस में कितना आएगा 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चाहे 5th एक्साइटेड स्टेट में हो या किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, ये रहता है रेशियो। हमसे बोल रहा है बताओ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, कितना बनेगा K/U, कितना बनेगा, इस केस में आ जाएगा -1/2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपने क्या है अपने क्लास में कर रखे हैं। ये है JEE मेंस का लेवल, देख लो भैया। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 700 ओम रेजिस्टेंस इट गिवन टू अस। हमें एक सर्किट दे रखा है, इस केस में ये 3.5 किलो ओम, 200 ओम और ये लगा है 700 ओम, और पोटेंशियल अक्रॉस हमें बताना है 700 ओम कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, क्या करोगे, इस सर्किट में करंट निकाल लो और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा I × 700। तो बस कितनी करंट आएगी, देखिए इस सर्किट में कितनी करंट आएगी, I आएगी, देखो मैं 7 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये बन गया 900 और ये 3500, 4400। ये आएगी इस सर्किट में करंट 7 डिवाइड बाई 4400। हमको चाहिए इस क्रॉस में पोटेंशियल क्रॉस V0 क्या होगा, V0 होगा I × 700, I × R कितना है, तो 7/4000 × 700 कर दो, ये इससे उड़ गया, कितना बन गया 4400 आएगा ना, 4400 आएगा, 4400 आएगा ना, तो 49 डिवाइड बाई 44, ये हमारा क्या बनेगा V0। और V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस केस में सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट आ जाएगी, है ना। तो हमारा जो बनेगा आंसर इस केस में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.1 वोल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये भी देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। A ball is released from the height of 1 meter on a fixed smooth hemispherical surface as shown. Find its velocity when it is at height of 0.5 meter from the ground. Take G = 10 meter per second square. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और ग्राउंड सरफेस से अगर बात करें इसकी हाइट कितनी 1 मीटर है। जब ये मूव करते करते कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कहीं पर, है ना, 0.5 मीटर की हाइट पर। तो हम बताना है इस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम जानते हैं इस केस में जब ये मूव कर रहा है तो क्योंकि फ्रैक्शनलेस सरफेस है, सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है वो मान रहा हूँ ग्राउंड को मैं, तो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बनेगा, UI + KI = बनेगा U फाइनल + K फाइनल। अगर मैं बोलूँ ये हाइट h है तो क्या बनेगा mgh, इसको ऐसे बोलता हूँ 1 मीटर को। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल की 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी mgh/2, h कितना है 1 मीटर, प्लस ½ mv²। इसको चले आओ, क्या बनेगा mgh/2 = बन गया ½ mv², हाफ से हाफ उड़ गया, m से m उड़ गया, तो v कितना बनेगा इस केस में रूट के अंदर gh। तो कितना बन गया, g हमारा 10 और h कितना है 1, v आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना रूट के अंदर 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि हमारा क्या इस केस में c बन जाएगा आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस, डायरेक्टली अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। स्पीड सोल्यूशन है, फटाफट होता जाएगा भैया। देखिए देखो नेक्स्ट क्या है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन क्या है, कल के पेपर में भी आया है, जीना डायोड से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जीना डायोड के बेस क्वेश्चन जो है भाई वो अगले शिफ्ट में आ सकते हैं। क्या बोला है, फाइंड द करंट थ्रू द जीना डायोड इफ द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज 5 वोल्ट। ये हमें दे रखा है यहाँ पर सर्किट डायग्राम, और जीना डायोड के क्रॉस ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो मैं बताना है इस केस में इसके थ्रू कितनी करंट जाएगी। हम जानते हैं ये रिवर्स बायस में होता है, ये P है, ये N, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो ये 0 वोल्ट पर हो गया, ये हमारे कितने पर है 20 पर, क्योंकि कंडक्टिंग वायर लगा तो यहाँ बनेगा 0 0। हमसे बोल रखा है इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप है, 5 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब ये पॉइंट कितने पर है 5 वोल्ट पर है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कंडीशन में काम कर रहा है। अब देखो कहानी भाई, इस केस में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो एक करंट तो यहाँ से आएगी I1, ऐसे आ रही है ना, I1 करंट आएगी, और दूसरी करंट यहाँ पे जा रही है एक I2। तो
तो इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, I1 माइनस I2 जाएगी, बस हमको I1 और I2 को निकालनी है। तो I1 देखिए कितना बनेगा, I1 हमारा बनेगा 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 200, कितना बन गया I1, 15 डिवाइड बाई 200 एम्पियर। ऐसे अगर मैं I2 लिखूं तो I2 क्या बनेगा, कितने का ड्रॉप है, 5 वोल्ट का ड्रॉप है, कितने क्रॉस, 3 ओम का क्रॉस, तो बनेगा 5 डिवाइड बाई 300 एम्पियर। अगर इस ब्रांच में करंट जा रही है I, तो I क्या आएगा, करंट थ्रू द जीनर डायोड क्या बनेगा, I1 माइनस I2 आ जाएगा, कितना बनेगा ये 15 डिवाइड बाई 200 माइनस कितना बन गया 5 डिवाइड बाई 300। सॉल्व करने का तरीका देखिए अभी फटाफट, 100 को बाहर निकाल लो, कितना आएगा I, अब तो मैच चल रही है, 1/100 आ गया बाहर, कितना बन गया 15/2 माइनस 5/3, कितना बन गया ये 45 माइनस 10, कितना बन गया 1/100, तो 45 माइनस 10 बन गया 35 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से I की वैल्यू लगभग आ जाएगी हमारी क्या, अगर 36 होता तो आता ये 6 आता, तो 6 × 10 पावर कितना बनता, ये बनता हमारा अगर 36 होता कितना लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट क्या है देखा जाए इस केस में 5.8 के आसपास आएगा, 5.833 10 पावर क्या बनेगा इस केस में -2 बनेगा एम्पियर। हमको आंसर देना है मिली एम्पियर में, तो उसको क्या बनेगा, लिख सकते हैं ऐसे, I इक्वल टू बनेगा 58.33 मिली एम्पियर। बस ये तुमने यहाँ की मैथ किया और कुछ नहीं किया, करना क्या था, I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, इस केस में जो यहाँ से करंट आ रही है इसमें से I2 करंट जो है 300 ओम के थ्रू जाएगा, रिमेनिंग करंट कहाँ से पास होकर जाएगी, दैट विल बी गोइंग थ्रू जीनर डायोड। इतना ही करना था बस। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड एंड लेंथ ऑफ द वायर इज हैविंग यंग्स मॉडुलस y इज डबल्ड, देन इट्स न्यू यंग्स मॉडुलस विल बी, इट्स न्यू यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम। भाई यंग्स मॉडुलस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आप उसको रेडियस बढ़ाओ, लेंथ चेंज करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, द यंग्स मॉडुलस विल रिमेन सेम। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, इसकी लेंथ चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इसके ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन को चेंज करने से यंग्स मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट कहानी क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है, एट ए पॉइंट एट P a point away from planet of radius 6400 kilometer, the gravitational potential and field are given to us. Gravitational potential is given to us and gravitational field is given to us. Find the height of that point above the surface of Earth. तो क्या मान लो ये अर्थ, ये अगर बात करें ये अर्थ है, अर्थ की डिस्टेंस कितनी हमको देखिए RE, तो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। तो अगर लिखो मैं यहाँ पर पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V कितना बनेगा हम जानते हैं, -GME डिवाइड बाई RE + H बन जाएगा। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है EG क्या बनेगा, इसकी वैल्यू लिखी जाए तो बनेगा GM डिवाइड बाई R + H का होल स्क्वायर। तो देखिए भाई हमको GM डिवाइड बाई R + H की वैल्यू कितनी देखिए, -6.4 × 10⁻⁷, ये देखिए -GM डिवाइड बाई R + H की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया GM बाई R + H की वैल्यू। EG की वैल्यू पता है, बस हमें यहाँ पर क्या इस वैल्यू को पुट कर देना है। क्या बनेगा देखिए, लिख रहा हूँ मैं, ये 6.4 यूनिट। लिखने का तरीका देखिए, GM बाई R + H को लिखो, एक बार लिख रहा हूँ मैं, GM बाई R + H, नीचे क्या लिखा है R + H, तो 6.4 इज इक्वल टू GM बाई R + H, ये लिखा हुआ है 6.4 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई R + H को उड़ा देंगे। ये किस में आएगा, ये एक्चुअली आएगा R + H आएगा मीटर में, क्योंकि ये SI यूनिट में चल रहा है। तो R + H जो आएगा हमारे आएगा 10⁻⁷ मीटर। कितना बनेगा, 10⁻⁷ सॉरी मीटर। इसको किलोमीटर में करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 10⁴ किलोमीटर बन जाएगा। तो R + H आ जाएगा इस केस में 10,000 किलोमीटर। R हमको दे रखा है 6400, तो H यहाँ से कितना आ जाएगा, H आ जाएगा 3600 किलोमीटर आ जाएगा। H की हाइट आएगी 3600 किलोमीटर विल बी द हाइट ऑफ दैट पॉइंट, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यूज हमको ये गिवन होंगी। आंसर विल बी द पॉइंट सी। आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं भैया,
नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या है। ऐसा इस क्वेश्चन को देखिए, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 60 ओम एट द टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस when it is connected to 220 volt DC supply and a current of 2.75 ampere flows through it at a certain temperature। तो हमें बताना है टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें रॉड का अल्फा यहाँ पे जो है इसका अल्फा दे रखा है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए 60 ओम रेजिस्टेंस था करने पर 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो एक बार हमें चेक कर लेते हैं भाई कि जब इसमें 200 एम्पेयर की करंट पास 220 वोल्ट की सप्लाई पर 2.75 एम्पेयर की करंट पास हो रही है तो कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। तो आई कितना आएगा 220 वोल्ट डिवाइड बाय 2.75। तो सॉल्व करोगे ये नंबर आएगा 80 ओम। तो इसकी करंट हो जाएगी कितनी, मतलब इसमें जो इसमें जो आएगा रेजिस्टेंस वो 80 ओम हो जाएगा। अब जो भी रेजिस्टेंस है वो 80 ओम हो चुका है, इनिशियली कितना 60 था। तो हम जानते हैं R इक्वल टू क्या बनेगा R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर आएगा। R कितना है फाइनली 80, R नॉट है 60 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये कितना आया, यहाँ आया 4/3 इक्वल टू बन गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इधर आएगा 1/3, तो 1/3 इक्वल टू आ गया अल्फा डेल्टा टी। तो हम निकालेंगे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या बनेगा 1/3 अल्फा। तो डेल्टा टी आएगा इस केस में 1 डिवाइड बाई 3 इंटू अल्फा है 2 इंटू 10 पावर -4। तो डेल्टा टी यहाँ से निकालोगे कितना बन जाएगा इस केस में, कितना आ जाएगा ये 1/6 इंटू 10 पावर 4। ये क्या बनेगा हमारा टी फाइनल माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 1667 आती है। तो यहाँ से जो फाइनल टर्म से हमारा कितना बनेगा आएगा 1694 डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में, ए विल बी अवर आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन एट विच इट्स आर्मस स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एट द 47 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं वी आर्मस कितना होता है, वी आर्मस होता है रूट के अंदर 3RT/m होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस केस में दोनों की अगर आर्मस स्पीड सेम है तो दोनों का जो T/m का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो T1/m1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा T2/m2 बन जाएगा इस केस में m2। टी अगर बात करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन के लिए अगर बात करें, हमको हाइड्रोजन के लिए चाहिए टेम्परेचर, तो T1 हमारा टेम्परेचर हो गया केल्विन स्केल पे और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 2। जबकि यहाँ बात की जाए इस केस में तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 273 प्लस 273 प्लस 47 बनेगा 320, सॉरी ये बनेगा कितना 320 डिवाइड बाई ये हमारा कितना बन जाएगा इस केस में ऑक्सीजन का होता है 32। तो इससे उड़ जाएगा, कितना बनेगा हमारा इस केस में आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20। तो जो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा वो आएगा 20 केल्विन। तो अगर डिग्री सेल्सियस में से लिखा जाए कितना -253 डिग्री सेल्सियस आएगा डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो ये 235 लिखा होना चाहिए, 253 होना चाहिए, इट शुड बी 253 है ना। तो आंसर क्या बनेगा -253 विल बी आंसर। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या बोल रहा है इस केस में। इन एन AC सर्किट विच सोर्स वोल्टेज हमें रखा है 20 sin 1000t इज कनेक्टेड टू सीरीज LR सर्किट हुज पावर फैक्टर इज 1/√2। अच्छी बात। नाउ द वोल्टेज सप्लाई हमें क्या कर दी, ये कर दी है न्यू पावर फैक्टर। तो हम जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi इक्वल टू होता है R/Z। और अगर ये LR सर्किट है, ये LR सर्किट है इस केस में, तो पावर फैक्टर जो आएगा इस केस में इसका, ये LR सर्किट है, यहाँ लगी सप्लाई, ये हमारा हो गया L, ये हो गया R। cos phi क्या बनेगा R डिवाइड बाई रूट के अंदर R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर आएगा। क्योंकि हमसे बोल रहा है इस केस में क्या है, पावर फैक्टर जो है वो कितना है 1/√2 है। तो अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये हमारा R है इस केस में, Z इधर कहीं है ना, ये Z है। एंगल कितना बनेगा हमारे यहाँ पे, ये बनेगा फाई कितना है 45, ये बनेगा हमारा ओमेगा L। तो अगर मैं इसके फेजर डायग्राम से बात करूँ तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं R इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा L के बराबर होगा इस केस में। तो क्या जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना बनेगा R² प्लस R का स्क्वायर, ये बनेगा कितना बन जाएगा हमारा इस केस में, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो सेम आ जाएगा वही कहानी, पुट करो R इज इक्वल टू ओमेगा L, क्या बनेगा R√2 1/√2 हो जाएगा। वो तो आना भी था वैसे भी, तो आ रहा है यहाँ पे। जब अब इसकी जब ये कब था, जब यहाँ पे ओमेगा L जो था इस केस में, यहाँ पे ओमेगा कितना था 1000 था। अब चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि इस केस में जो उसका ओमेगा वो कितना हो गया, वहाँ पे डबल हो गया है। अब इसका ओमेगा डबल हो गया तो R तो सेम रहेगा, बट जो इस केस में पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा था यहाँ पर, उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी।
तो अब अगर लिखो मैं पावर फैक्टर cos फाई, तो cos फाई क्या बनेगा इस केस में, r डिवाइड बाई जेड क्या बनेगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा डैश इंटू एल का स्क्वायर। तो बन गया आर स्क्वायर प्लस ये बन गया हमारा 2 ओमेगा एल, और ओमेगा एल आर के बराबर है, तो ये बन गया हमारा क्या 2r का स्क्वायर बन जाएगा। इसका रूट क्या बनेगा, r डिवाइड बाई आर, ये बनेगा रूट के अंदर 5, तो हमारा जो पावर फैक्टर आ जाएगा, नया पावर फैक्टर, वो कितना बनेगा 1/√5 बन जाएगा, क्योंकि इस केस में जो ओमेगा की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में 1/√5 बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए इस केस में, इन एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन ए प्राइमरी कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 100, फाइंड आउटपुट करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 10। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है इस केस में कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 हैं, और सेकेंडरी कॉइल में 10 हैं। तो हम जानते हैं कि V2/V1 जो आएगा कितना बनेगा, N2/N के बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स 1/10 हो गए हैं तो वोल्टेज भी क्या होगा सेकेंडरी कॉइल में 1/10 हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना बनेगा इस केस में, V1 × 1/10 कितना बन जाएगा, ये 22 वोल्ट। तो अब 5 ओम और 3 ओम के क्रॉस जो सप्लाई आएगी कितनी आएगी, 22 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो इसमें कितनी, यहाँ पे कितनी सप्लाई आएगी, 22 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तो इस केस में कितनी करंट फ्लो करेगी, आई कितना बनेगा 22 डिवाइड बाई 5 ओम कितना बनेगा, यहाँ आ जाएगा 4.4 एम्पियर। ये हमारी इस केस में सिंपली क्या जाएगी, सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी। डन है। चलिए भाई देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 सेल, वन ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम and other of EMF कितना है 2 volt and internal resistance 4 ohm are connected as shown in figure. Find the potential difference in V across point AC 0। भाई AC वाले पॉइंट के क्रॉस तो डेल्टा भी 0 आना ही है, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो डेल्टा भी तो वैसे भी 0 आएगा, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का इफेक्टिव जो आएगा EMF कितना आएगा 6 वोल्ट, और ये कितना आएगा R नेट, R कितना बनेगा 4 और 2 6। तो जो सर्किट में करंट आएगी आई की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में आएगी 6 डिवाइड बाई 6, 1 एम्पीयर करंट आएगी। अब आप चाहें तो इस केस में क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक चल सकते हैं, वहाँ से डेल्टा भी निकाल लो, दो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं पॉइंट सी से, तो VC करंट इधर फ्लो कर रही है, कितना बनेगा -IR, तो माइनस कितना बनेगा VC -4, आई कितना है 1 एम्पियर, ये कितना बनेगा -2, ये बन गया -2। यहाँ कितना बनेगा प्लस बन जाएगा 8, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ कितना बनेगा -2 बराबर कितना बनेगा VA, कितना बन गया -6, ये +6, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से VC कितना बनेगा VA, और VC -VA कितना आ जाएगा 0। वो तो 0 आना भी था, क्योंकि इस केस में क्या है, इस सर्किट यहाँ पे कैसा हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो बच्चों ये था हमारा क्या 30 जनवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का स्पीड सॉल्यूशन। बहुत ही आसान पेपर था, और जिन बच्चों के आगे शिफ्ट लगी हुई है वो लोग इस तरह के क्वेश्चन करके जाइए, उनको देख के जाइए। और जिन बच्चों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया था वो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में आपका कैसा रहा पेपर, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।